तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का अर्थ है, इसका अर्थ है कि शिक्षण कार्य में रुचि, रुझान और शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों का निरूपण करने का कौशल। शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेना मात्र ही शिक्षण अभिरुचि का कोई मापदंड नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षण रुझान और शिक्षण सिद्धांतों की शिक्षण विधियों का निरूपण का कौशल। शिक्षण की डिग्रियां या डिप्लोमा प्राप्त करना मात्र ही शिक्षण अभिरुचि का कोई मापदंड नहीं है। वास्तविक और दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं के प्रति शिक्षक की प्रतिक्रिया, इस संबंध में हम कुछ संकेत दे सकती है। शिक्षण अभिरुचि के अधीन अध्यापन कला के कौशल के मुख्य स्थान प्राप्त हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अध्यापन कला का कौशल मुख्य स्थान प्राप्त है। हम जानते हैं कि हर छात्र शारीरिक, बौद्धिक एवं अभिवृत्ति व रुचि की दृष्टि से अलग इकाई होता है। उसकी अपनी समस्याएं होती है। उनकी विभिन्नताओं और तदनुसार उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षण देना एक दुष्कर कार्य है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हम उसे अंडरलाइन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो शिक्षक को हर प्रकार के छात्र की विविध समस्याओं का निराकरण का मार्ग बता सके। अतः शिक्षक को अपने ज्ञान, अध्ययन, अनुभव और सूझबूझ का आधार पर ही छात्रों को समस्याओं का निराकरण करना होता है। यही सूझबूझ शिक्षण कौशल चलिए पढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, शिक्षण के दौरान किसी परिस्थितियाँ पैदा होगी या पहले से कोई भी नहीं जानता। किसी भी समय कोई नवीन अकल्पित स्थिति पैदा हो सकती है। किसी सीखे सिखाए ढंग से सभी परिस्थितियों का हल नहीं निकाला जा सकता है। अतः शिक्षक में सब प्रकार की परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिक्रिया की क्षमता विद्यमान होती है। बाहर से एक सी दिखाई पड़ने वाली परिस्थितियाँ के पीछे बिल्कुल अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके समाधान के लिए उपाय भी अलग अलग होंगे। किसी परिस्थितियों में कौन सा उपाय वांछनीय होगा, इसका निर्णय शिक्षक को स्वयं करना होता है। वह किसी ग्रंथ, सलाहकार या सहायक की मदद नहीं ले सकता है। शिक्षक के समय जटिल समस्याएं आती है। यदि वह समय पर विवेक से काम न ले तो बड़ी हानि हो सकती है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी बात या विषय पर अलग अलग छात्रों की बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। उनके बीच तारतम्य बैठना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है। ऐसे अवसर पर शिक्षकों की कौशल की परीक्षा होती है। शिक्षक को किसी स्थिति के बारे में मूल्यांकन है, यह निर्णायक तत्व है। इसी पर सारा शिक्षा केंद्रित है। इस मूल्यांकन में कोई ट्रेनिंग या सिद्धांत मदद नहीं करता है। शिक्षक की व्युत्पन्न बुद्धि पर ही उसके उबार सकती है। ठीक है, अतः शिक्षक की अभिरुचि के अंतर्गत समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की जाती है। उसके समक्ष एक विशेष परिस्थिति रखकर उसमें एक प्रतिक्रिया पूछी जाती है। अतः शिक्षक अभिरुचि का क्षेत्र असीमित किंतु व्यवहार्यत निम्नलिखित विषयों के संबंधित में उसकी विवेक क्षमता से उसकी अभिरुचि का आंकलन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला, छोटे बच्चे के बाल सुलभ प्रवृत्ति। दूसरा, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध का धरातल, उसके विविध रूप। तीसरा, कम बुद्धिमान छात्रों के समस्याओं के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण। चौथा है तीव्र बुद्धि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति का उपाय। पांचवा है अनुशासन की समस्या के कारणों का पता लगाना और निराकार। नेक्स्ट है गृहकार्य, उसका उद्देश्य, किसे दें और कितना दें। छात्रों द्वारा गृहकार्य किए जाने या ना किए जाने पर प्रतिक्रिया। सातवां, शिक्षक अभिभावक संबंध। आठवां, प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों के साथ संबंध। प्रेरणा के उपाय और उनका यथोचित प्रयोग। 10वां, शिक्षण विधियों का गुण दोष। 11वां, शिक्षक सिद्धांतों की उपादेयता। 12वां,
पाठ्य सामग्री का उपयोग। 13वां श्यामपट्ट की प्रभावी प्रयोग। 14वां पाठ्य योजना की तैयारी। 15वां शिक्षक उद्देश्यों की पूर्ति। उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक अभिरुचि किसी अध्यापक के स्थिर या अस्थायी गुण नहीं होता है, बल्कि प्रयास द्वारा इसका विकास होता रहता है। इस संबंध में अध्यापक को केवल शिक्षक के सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों को जानने की आवश्यकता है, जो शिक्षक अभिरुचि अध्यापक के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व थी। प्रशिक्षण पाने के बाद जब अध्यापक शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों के अभ्यास करता है तो यह अभिरुचि समय के साथ विकसित होती चली जाती है और फलस्वरूप अध्यापन वास्तव में एक सरल शिक्षण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण समान सिद्धांत। शिक्षण के समान सिद्धांत निम्नलिखित है। मायोवटिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात है। उसका मानना है कि आत्मा को सभी प्रकार के ज्ञान की अनुमति होती है, किंतु जब वह जन्म लेती है तब वह उसे इसे भूल जाती। शिक्षक इस भूले हुए ज्ञान का प्रचलन एवं अभिज्ञान द्वारा प्रश्नों के माध्यम से फिर चेतन मस्तिष्क तक लाता है। शिक्षक छात्रों से प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि उसका भूला हुआ ज्ञान फिर से चेतन मस्तिष्क तक आ जाता है। संप्रेषण सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा सूचनाओं, तथ्यों एवं विचारों को छात्रों एवं भाषाओं की सहायता से प्रेषित करता है। अध्यापक की संप्रेषण क्षमता जितनी अधिक होगी उतना शिक्षण भी उतना ही प्रभावी होगा। चूँकि प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश के उसी अर्थ में ले जिस अर्थ में वह पास भेजा गया है, और इसका पता चलेगा जब वह अपनी प्रतिक्रिया साथ साथ दे। इस प्रकार के यह सिद्धांत कक्षा अंतःक्रिया को महत्व देता है। तीसरा परिवर्तन सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षक को ऐसी प्रक्रिया मानता है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। कक्षा में अध्यापक तथा छात्रों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा संबंध प्रगाढ़ होते हैं और फलस्वरूप छात्रों की आदतों व व्यवहार बदल जाते हैं। परस्पर पूछताछ सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कार्य कक्षा में शिक्षण नहीं बल्कि अधिगम के लिए परिस्थितियां पैदा करना है। ठीक है, इसके लिए यह छात्रों को इस प्रकार से गाइड करता है कि वह स्वयं समस्या का समाधान तक पहुंच जाते हैं। अध्यापक तथा छात्र दोनों परस्पर पूछताछ या परिचर्या के द्वारा शिक्षक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा शिक्षक का सिद्धांत। इस तात्पर्य यह है कि अध्यापक को हर पाठ छात्रों को कुछ न कुछ क्रिया करानी चाहिए, क्योंकि करके सीखने वाला ज्ञान कभी नहीं भूला जा सकता है। मैकडोगल ने अनुसार हर बच्चा रचना की कुछ जन्मजात भावना रखता है। इस भावना का कारण यह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। यदि अध्यापक द्वारा उसे क्रिया से नहीं जोड़ा जाएगा तो वह स्वयं कुछ न कुछ करता रहेगा। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक तथा मानसिक। शिक्षक में इन दोनों क्रियाओं का महत्व है, किंतु शारीरिक क्रियाओं को अधिक महत्व है। उदाहरण के लिए हम किसी पुस्तक को पढ़ी कहानी को साल 2 साल बाद भूल सकते हैं, किंतु साइकिल चलाना एक बार सीख लेने के बाद हम उसे कभी नहीं भूलते। इसलिए अध्यापक सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ छात्रों का उस प्रयोग भी सिखाए तो यह अस्थायी ज्ञान बन सकता है। जैसे कि इतिहास की घटनाओं पुस्तक से पढ़ाने के बजाय अध्यापक उन्हें स्वयं छात्रों द्वारा किए गए नाटक के रूप में प्रस्तुत करे तो वह छात्र अधिगम अस्थायी हो सकता है। अनेक आधुनिक शिक्षक विधियां जैसे मॉन्टेसरी विधि, परियोजना विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, समस्या समाधान विधि आदि इस सिद्धांत पर आधारित है, जिनमें शारीरिक व मानसिक दोनों क्रियाओं का बल दिया जाता है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक तभी किया जाए जब छात्रों में उनमें रुचि हो, और यदि रुचि ना हो तो शिक्षण से पूर्व रुचि पैदा की जाए। कक्षा में छात्रों के अंदर रुचि पैदा करने के अनेक तरीके हैं। छात्र को उसके जीवन का लक्ष्य समझाया जाए, छात्र में पढ़ने की जिज्ञासा पैदा की जाए, उनके सामने पाठ का उद्देश्य स्पष्ट किया जाए, पाठ सामग्री को छात्रों को दैनिक जीवन में
में जोड़कर पढ़ाया जाए करके सीखने का सिद्धांत का अनुपालन किया जाए। पाठ्य सामग्री उद्देश्य तथा छात्र में स्पष्ट संबंध विकसित किया जाए। सहायक सामग्री का प्रयोग द्वारा पाठ को रुचिकर बनाया जाए। नेक्स्ट है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अपने स्वयं के जगत में जीता है, वही उन्हीं विषय एवं क्रियाओं में रुचि लेता है जिसका उसके जीवन से सीधा संबंध हो। यदि वह विषय वस्तु छात्रों को उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाई जाए तो वह रुचि भी लेंगे और उस विषय वस्तु को समझ में भी आएगी। इस सिद्धांत के अनुपालन करने से छात्र का पुराना अनुभव उनके नए अनुभव से जुड़ जाता है और नया अनुभव पुराने अनुभव का अंग बन जाता है। नेक्स्ट है निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। शिक्षण के पूर्व अध्यापक के सामने पाठ्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य के अनुरूप ही शिक्षण रणनीतियों का चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कविता के शिक्षण का उद्देश्य कविता की अनुभूति प्रशंसा है तो फिर शिक्षण में उच्चारण एवं लय उतार चढ़ाव पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। और यदि बोध कविता प्रशिक्षण का उद्देश्य है तो फिर शब्दार्थ एवं भावार्थ विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सिद्धांत का दूसरा अर्थ यह है कि छात्रों की समझ शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, तभी वे उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत होंगे। चयन का सिद्धांत से उद्देश्य के अनुसार ही पाठ्य सामग्री का चयन किया जाएगा। पाठ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि उस स्तर पर छात्रों के लिए बेकार है, इसलिए अध्यापक छात्रों के स्तर, उनकी रुचि तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर केवल उसी सामग्री को शिक्षण के लिए चुनता है जो कि छात्रों के लिए सार्थक तथा समझने योग्य है। 10वां नियोजन का सिद्धांत। पाठ पढ़ाने से पूर्व अध्यापक को पाठ को पूरी योजना बना लेनी चाहिए। पाठ की नियोजना के द्वारा वह शिक्षण के समय उठने वाली किसी संभावित या आकस्मिक समस्या समाधान ढूंढ सकता है। यदि शिक्षण के समय अध्यापन के सामने कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसके विषय के अध्यापक ने पाठ योजना बनाते समय सोचा भी नहीं था, तो वह अपने अनुभव के आधार पर इस समस्या का हल निकाल सकता है। 11वां है विभाजन का सिद्धांत। पाठ के प्रस्तुतिकरण से पूर्व अध्यापक के पूरे पाठ के किसी निश्चित क्रम में इकाइयों को बांट लेना चाहिए, किंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक इकाई अपने में पूर्ण तथा अगली इकाई के लिए जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिए। ऐसा करने से पाठ छात्रों के लिए सरल व रुचिकर हो जाता है, किंतु पढ़ाते समय इन इकाइयों एक दूसरे को जोड़ते रहना भी आवश्यक है। 12वां है दोहराने का सिद्धांत। जो भी पाठ छात्रों को पढ़ाया जाए उस छात्रों द्वारा अवश्य दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि बिना दोहराए पठित सामग्री बहुत जल्दी भूल जाती है। कठिन सामग्री को बार बार तथा आसान सामग्री को कम दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को गृह कार्य इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए दिया जाता है। 13 नंबर लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। कक्षा में छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार लोकतांत्रिक होना चाहिए, अर्थात छात्रों के व्यक्तित्व को सम्मान देते हुए उनके स्वचिंतन एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति को उभारने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुपालन करते हुए अध्यापक छात्रों की सहायता एवं सहयोग से ही पाठ पढ़ाता है। वह उनसे प्रश्न पूछता है तथा उनसे प्रश्न का उत्तर देता है और शिक्षण के बाद वह छात्रों को अपनी आलोचना के लिए खुलकर आमंत्रित भी करता है। यह सारी क्रियाएं छात्रों एवं अध्यापकों दोनों का आत्मविश्वास को बढ़ाती है। नेक्स्ट है शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिपादन रोज है। उसका यह मानना है कि शिक्षण का कोई भी एक सिद्धांत शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत मिलकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। गेंज का शिक्षण का विश्लेषण निम्न 4 आधारों पर किया गया है। शैक्षणिक उद्देश्यों के मानव व्यवहार के 3 पक्ष, ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोज्ञात्मक आधार पर 18 स्तरों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा शिक्षण क्रियाएं। शिक्षक को कक्षा में अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे दार्शनिक परामर्श देने वाली, अनुदेशात्मक, प्रबंध संबंधी तथा मूल्यांकन क्रियाएं। इस प्रकार के शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत ही इन क्रियाओं की व्याख्या कर सकते हैं। अधिगम सिद्धांत। अध्यापक की क्रियाएं ही अनुकूल अधिगम परिस्थिति पैदा करती है। यह सभी क्रियाएं मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस प्रकार के बहुत सारे अधिगम सिद्धांत अनेकों शिक्षण सिद्धांतों
को जन्म देते हैं। अधिगम के 4 तत्व हैं: तर्क, अनुक्रिया, अनुबोध तथा पुनर्बलन। इन चारों के लिए अलग अलग शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस प्रकार के गेज ने अपने सिद्धांत में शिक्षण के बोध पहलू को विशेष महत्व दिया है, अर्थात सारी शिक्षण क्रियाएं पाठ्यपुस्तक के बोध को ही बढ़ाने का कार्य करते हैं। फलस्वरूप शिक्षण की प्रकृति ज्ञानात्मक बन जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जो अध्यापक अपने शिष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करने के सफल हो जाता है, वह शिक्षण का काम बहुत ही आसान हो जाता है। छात्र को जिज्ञासा बढ़ाना, उनकी प्रशंसा व निंदा करना, सहायक सामग्री को यथोचित शिक्षण में प्रयोग करना आदि छात्रों अभिप्रेरित करने की कुछ विधियां हैं। दूसरा, मनोरंजन की विधियां। लंबा और नीरस शिक्षण कार्य छात्रों को थका देता है और शिक्षण उनके लिए एक बोझ बन जाता है। छात्रों को इस थकावट एवं बोरियत से बचाने के लिए शिक्षण कार्य उनके लिए मनोरंजन बनाकर पेश किया जाए ताकि इसका भरपूर आनंद ले सके। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर छात्र एक जैसी क्षमता एवं स्तर नहीं होते हैं। उनकी रुचियां, अभिरुचियां एवं योग्यता के आधार पर उनकी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए शिक्षण का कार्य छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि औसत छात्रों को भी संतुष्टि मिले और साथ ही साथ कमजोर एवं मेधावी छात्रों को हानि ना हो सके। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षक का सिद्धांत। यह देखा गया है कि जो छात्र कक्षा में कमजोर रह जाते हैं वही कक्षा एवं पढ़ाई से भागते भी हैं। ऐसी शिक्षण क्रियाओं में गलती के कारण भी होता है। अध्यापक को चाहिए कि वह उन छात्रों को समस्याओं को पता लगाए और अपनी भूल को सुधार कर इन छात्रों को विशेष उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करे। पाँचवा है सहानुभूति का सिद्धांत। सहानुभूति के द्वारा छात्र अपने अध्यापकों को निकट आते हैं और तत्पश्चात अध्यापक उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनके लिए समुचित शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। छठा, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का अर्थ है कि छात्र के सामने एक ऐसी रुकावटों को हटाना या ऐसे उद्दीपनों को प्रस्तुत करना जिससे छात्रों को अनुक्रिया बढ़े। शिक्षण के समय अध्यापक छात्र को उनके अच्छे कामों के लिए शाबाशी देता है या उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार देता है। इससे उनकी सही अनुक्रिया का संभावना और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का स्पष्ट भूमिका होती है। अध्यापक कक्षा के लिए ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कक्षा के इन सभी इंद्रियों को विकसित होने का पूरा अवसर मिलता है। शिक्षण का सूत्र। शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षार्थियों के जो अनुभव हैं उन्हें हम शिक्षण का सूत्र का नाम से जानते हैं। शिक्षण की प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख शिक्षण का सूत्र निम्नलिखित है। आसान से जटिल की ओर। अध्यापक को विषय सामग्री आसान से जटिल की ओर 2 भागों में बांटकर आसानी सामग्री को पहले पढ़ाना चाहिए और जटिल सामग्री को बाद। सामग्री को आसान व जटिल भागों में बांटने का कार्य शिक्षकों के दृष्टिकोण, उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से छात्र को पाठ में रुचि बनी रहेगी। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अध्यापक को सबसे पहले छात्रों को भूतपूर्व ज्ञात का पता करना चाहिए और नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाकर ही दिया जाना चाहिए। इनसे 2 लाभ होते हैं। एक तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिफ्टिंग इतनी असावधानी से होती है कि छात्र उसका पता भी नहीं चल पाता कि वह कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है। दूसरा यह है कि पाठ उनके लिए आसान हो जाता है। दृश्य से अदृश्य की ओर। कुछ बच्चा देख चुका है सहायक सामग्री को उसी के आधार पर तैयार करके कुछ छात्र ने अब तक नहीं देखा है उसकी जानकारी दी जाती है। कारण यह है कि बच्चा वर्तमान में दुनिया में रहता है और अतीत या भविष्य में नहीं बल्कि शिक्षक के अनुभव और साथ साथ छात्र का भी अनुभव जुड़ जाता है, तो इससे पाठ आसान हो जाता है। चौथा है ठोस मूर्त से भाव की ओर। बच्चे की मानसिक विकास ठोस वस्तुओं के अनुभव से ही आरंभ होता है, इसलिए ठोस वस्तुओं का ज्ञान पहले दिया जाना चाहिए। इसलिए कक्षा में मॉडल या चित्र दिखाकर पाठ को विकसित किया जाता है। ठोस वस्तुओं की जानकारी के बाद बच्चे भावनात्मक तथ्यों से भी सीख सकते हैं। ठीक है,
5वां है विशिष्ट या सामान्य की ओर। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। फिर इन उदाहरणों के आधार पर उन्हें नियमों एवं सिद्धांतों के अध्ययन पर कराया जाना चाहिए। शिक्षक की प्रदर्शन विधि इसी सूत्र पर आधारित है। इससे पाठ छात्रों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि छात्र प्रेषण एवं प्रशिक्षण द्वारा नियम एवं सिद्धांत स्वयं भी निकाल लेते हैं। पूर्ण से भाग की ओर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना है कि हम किसी वस्तु को सबसे पहले पूरी की पूरी देखते हैं, फिर उनसे विभिन्न अंगों का आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए हाथी देखकर पूरे हाथी की संकल्पना हमारे मस्तिष्क में पहले बनती है, फिर इसके पैरों, दांतों तथा सूंडों की ओर हमारा ध्यान जाता है और पूर्ण ही सहायता से भाग भी याद आता रहता है। कक्षा के अध्यापक को भी सर्वप्रथम पूरे पाठ के प्रारूप छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, फिर इसके एक एक भाग की व्याख्या करनी चाहिए। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षण के पहले वाक्य बताना चाहिए, बाद में शब्द। और निश्चित से निश्चित की ओर। ज्ञान को अनिश्चितता का प्रयोग द्वारा मिलती है, किंतु प्रयोग के आधार सैद्धांतिक ज्ञान ही मिलती है। इसलिए अध्यापक को पहले सैद्धांतिक ज्ञान देना चाहिए, बाद में प्रयोगात्मक ज्ञान। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। छात्रों को आयु, स्तर, रुचि, जिज्ञासा आदि ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है, तो इसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहते हैं। किंतु जब पाठ विभिन्न इकाइयों में बांटकर क्रमबद्ध ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे तार्किक शिक्षण कहते हैं। मनोविज्ञान शिक्षण छात्र केंद्रित तथा तार्किक शिक्षण पाठ केंद्रित होता है। शिक्षक छात्र से पाठ की ओर बढ़कर अपने शिक्षण की गहराई लाता है। अनुभव से विवेक की ओर। अनुभव पर आधारित ज्ञान वह ज्ञान है जो छात्र प्रेक्षण द्वारा प्राप्त करता है, जैसे पानी के बर्फ में परिवर्तित होने का प्रेक्षण, पुरातत्वों की खुदाई से प्राप्त ऐतिहासिक ज्ञान आदि। समझ पर आधारित ज्ञान वह ज्ञान जो तार्किक नियमों पर खरा उतर सके, जैसे किसी पुरातत्व का युग जानने के लिए उसे वैज्ञानिक आधारों पर परखा जाए और निष्कर्षों का उस युग की अन्य वस्तुओं से मिलान किया जाए। इस प्रकार के ज्ञान में आस्था या विश्वास का कोई महत्व नहीं दिया जाता। अध्यापक कक्षा में अपना शिक्षण प्रशिक्षण को आरंभ करता है और चिंतित शक्ति का प्रयोग करके इस तार्किक रूप देता है। 10वां है विश्लेषण एवं संश्लेषण की ओर। व्यवहार में भी तोड़ना आसान तथा जोड़ना कठिन होता है। किसी समस्या को तार्किक आधार पर विभिन्न खंडों में बांटकर एक एक खंड को अलग अलग अध्यापन करके समाधान तक पहुंचना विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि विषयों को शिक्षण में विश्लेषण का विशेष महत्व है। संश्लेषण का अर्थ होता है समस्या के विभिन्न पहलुओं का अलग अलग अध्ययन करके उन्हें जोड़कर समाधान तक पहुंचाना, जैसे निबंध लिखना, कहानी लिखना, प्रयोगशाला में प्रयोग करना आदि। एक सफल अध्यापक पहले छात्रों को विश्लेषण सिखाता है और फिर संश्लेषण। 11वां है प्राकृतिक से आदर्शवाद की ओर। प्राकृतवाद में छात्रों को शिक्षण उनमें शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप स्वतंत्र वातावरण में दी जाती है, जबकि छात्रों के जीवन एवं समाज का आदर्श सिखाना आदर्शवाद है। अध्यापक अपना शिक्षण स्वतंत्र वातावरण में आरंभ करता है और छात्र को स्वयं विकसित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। बाद में वह उन आदर्शों की ओर आता है जिसे समाज के बहुमत ने स्वीकार कर लिया है। यदि यह आदर्श छात्र के व्यक्तिगत सोच से मेल नहीं खाते हैं, तो छात्र का प्रतिबंध की उपयोगिता के माध्यम से इन आदर्शों का मानना सिखाया जाता है। 12वां शिक्षण से स्वाध्याय की ओर। अच्छा शिक्षक वही है जो कक्षा में शिक्षण कम से कम करे और छात्रों को स्व अध्ययन के लिए अधिक से अधिक प्रेरित एवं प्रशिक्षित करे, क्योंकि स्कूल या कॉलेज छोड़ने के बाद छात्र जीवन स्वाध्याय के सहारे आगे बढ़ जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक शिक्षण के दौरान ही छात्रों को गाइड करता है और विभिन्न संदर्भ पुस्तकों
का सार उनके सामने प्रस्तुत करता रहता है। थ्योरी चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद। नेक्स्ट के चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे।